दोस्तों आज पेश है प्रतिशोध की ज्वाला। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजा जयवर्धन वन में अखरोट खेलने के लिए गया हुआ था। हिरण का पीछा करते करते वह अपने साथियों से अलग हो गया। उसने हिरण का अखरोट कर लिया, पर इस प्रतिक्रिया में शाम हो गई। इससे पहले कि रात का अंधेरा चारों ओर फैल जाए, मुझे इस वन से बाहर निकल जाना चाहिए। और उसने उद्देश्य में अपने घोड़े को वन में तेजी से दौड़ा दिया। बहुत देर से दौड़ाने के बाद भी वह वन से बाहर नहीं पहुंच पाया। लगता है मैं राह भटक गया हूँ। अब कैसे वन से बाहर निकलूं? इस बियाबान में सही रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं मिल पाएगा। तभी ओह, उधर कोई लड़की लता के फूल तोड़ रही है। शायद उसे सही राह का पता हो। वह घोड़े से उतरकर उधर पहुंचा। ए लड़की, क्या तुम हमें वन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? लड़की तुरंत पलट कर देखा। थोड़ा शिष्टाचार है तुम्हारे अंदर या नहीं? इतनी भी नहीं है कि लड़की से किस तरह बात की जाती है। ओह, तो हमें शिष्टाचार सिखाएगी? शिष्टाचार उसे सिखाया जाता है जो सीखने लायक हो। तुम उस लायक नहीं लगते। ओह, बहुत घमंड है तू। लगता है अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। सुंदर है तो सुंदरता पर घमंड होना स्वाभाविक है। तुम्हें इस बात से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ओह, सुंदरता पर इतना अभिमान! तुम जैसी घमंडी युक्ति से तो मैं 7 जन्म से विवाह न करूं। तुम मुझसे विवाह न करने की वाले कौन होते हो? और यदि दुर्भाग्य से कभी तुमसे आदमी से विवाह करना भी पड़ा तो मैं जीवन बजाय मौत गले में लगाना पसंद करूंगी। और यह सुनकर जयवर्धन आवेश में भरकर वहीं से चल पड़ा। असभ्य पुरुष! और घोड़े से पुनः सवार होकर वह कुछ आगे बढ़ा। सारथी, यह रथ नवलगढ़ के राज परिवार का है। आपने सही पहचाना श्रीमान। कौन आया है इस रथ में बैठकर इस वन में? नवलगढ़ की राजकुमारी नावलदी। कहाँ कहाँ है राजकुमारी नावलदी? उन्हें इस वन में खिलने वाले फूलों से बहुत पसंद है। वे फूल तोड़ने गई है। वो फूल तोड़ने वाली युक्ति राजकुमारी नावलदी थी। कुछ भी हो, राजकुमारी नावलदी होने के साथ बहुत घमंडी है। सारथी, हमें तुम शिव युद्ध शिव का रास्ता। जयवर्धन, हम इस वन का राह भटक गए हैं। क्या तुम हमें वन से बाहर निकल का रास्ता बता सकते हैं? क्यों नहीं महाराज। और सारथी ने बताई दिशा में राजा चल दिया। राजा जयवर्धन ने वन की भूल भैया से बाहर निकल पाया। आज राजकुमारी नवलदे ने हमारे अहंकार को ललकारा है। मैं नवलदे का घमंड चूर चूर करके रहूँगा। तभी वह बिछड़ी हुई सेना की टोली से मिल गया। आप किधर निकल गए थे महाराज? हमने आपकी खोज में सारा वन। सेनापति, यहाँ वन में भूल गए थे। और जयवर्धन सूर्यद लौट आया। अगले दिन उसने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित जी, आप नवलदे जाकर राजकुमारी नवलदे से हमारा विवाह तय करके आइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है महाराज, आपने विवाह की आभी तो भरी। और राजपुरोहित ने उसी दिन नवलदे के लिए प्रस्थान कर लिया। और राजपुरोहित नवलगढ़ पहुंचा और राजा नवल सिंह से मिले। राजन, हमारे महाराज ने आपकी भी पुत्री राजकुमारी नवलदे के विवाह करने के इच्छुक है। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमें यह रिश्ता स्वीकार है। तो आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारे महाराज नवलदे बारात लेकर आएंगे। बहुत अच्छा, हम उनके स्वागत का संस्कार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राजपुरोहित जी। और राजपुरोहित सूर्यगढ़ पहुंचकर यह सूचना जब चंद्र जयवर्म को दी। राजपुरोहित जी, नवलगढ़
जैसे छोटे राज्य का राजा सूर्यगढ़ जैसे बड़े राजा के साथ अपनी बेटी का रिश्ता भला कैसे अप्रसन्न न होता। दूसरी ओर नवलगढ़ में बेटी नवलदे बड़ी किस्मत वाली है। सूर्यगढ़ के राजा जयवर्धन ने समय तेरा हाथ मांगा है, हमने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस रात नवलदे सैया पर लेटी। देखने में कैसा होंगे जयवर्धन। और ठीक पूर्णिमा के दिन जयवर्धन बारात लेकर धूमधाम से नवलगढ़ पहुंचा और हंसी खुशी में विवाह संस्कार पूरे हुए और राजकुमारी नवलदे दुल्हन बनकर नवलगढ़ सूर्यगढ़ आ गई। और रात्रि होने पर अर्धरात्रि होने पर आधी रात बीत गई है, पर राजा जयवर्धन अभी तक स्वागत कक्ष में आए नहीं। ऐसा क्यों? और दूसरी तरफ राजकुमारी नवलदे ब्याह तो लाया हूँ मैं, लेकिन उसे निशा दिखाना बाकी है। सुबह होने पर राजा जयवर्धन का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। मुझसे घृणा करते हैं जो कल स्वागत में कक्ष में नहीं आए, लेकिन मुझसे घृणा क्यों करेंगे भला? मैंने उनके मांग कर मेरे पिता से हाथ मांगा था। तभी राजकुमारी कर्ण जी पर्दा कर लीजिए, महाराज पधार रहे हैं। और नवलदे घूंघट किया और जयवर्धन समीप आकर बोला, नवलदे कुंजवन जा रहे हैं, तुम्हारे साथ वहाँ चलना है, जो आज्ञा। और कुछ देर बाद जब वे कुंजवन पहुँचे, नवलदे रस्म के मुताबिक हमने अभी तुम्हारा घूंघट नहीं उठाया है और यहाँ मैं उस रस्म को पूरा कर रहा हूँ। और जैसे ही राजा नवलदे ने उसका घूंघट उठाया, मेरा आपसे विवाह हुआ है? हाँ नवलदे, देख लो, तुम्हारे कथन को झुठला दिया है। आप बहुत घमंड है ना अपने आप पर। याद है ना इस वन में स्थान पर हमारी प्रथम मुलाकात हुई थी, इसी स्थान पर तुम्हारा परित्याग करता हूँ। क्या? हाँ नवलदे, अब तुम्हारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। अब तुम किसी को नाक की बहुत चढ़ाकर बात करना सीख जाओगी। ओह नवलदे, प्रथम मुलाकात में तुमने मुझसे यह कहा था कि यदि तुम्हें से विवाह करना पड़ा तो तुम जीवन की बजाय मौत के गले लगाना पसंद करेगी। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। तो फिर कथन को सत्य करके वक्त आ गया है, अपना कथन पूरा करो। चूँकि मैं ऋणाक्षु हूँ, इसलिए अपने इस कथन को हर अवस्था में पूरा करूँगी राजन जयवर्धन। तो देर किस बात की? और नवलदे तुरंत नदी के तट पर पहुँची और नदी में लहरों में समा गई। अब मेरे दिल को ठंडक पड़ी है। और जयवर्धन वापस लौट चला। दूसरी ओर मरते ही नवलदे प्रेत योनि में चली गई और जयवर्धन वापस लौटकर राजमहल कार्यों में डूब गया। इस घटना के कई माह बीत गए। नवलदे प्रेत योनि में इधर उधर भटकती रही। जिसने मुझे इस योनि में पहुँचाया है, उसे अमोद प्रमोद में डूबे जीवन को मजे लूट रहा है। मैं उसे इस प्रकार भटकती फिर रही हूँ। मैंने राजा जयवर्धन को अपनी दुर्गति का बदला लेना चाहिए, लेकिन कैसे? और एक दिन सर्पदंश से मरी एक युवती अपने प्रियजनों को नदी में जल प्रवाहित करती। मुझे इस युवती के शरीर शव में प्रवेश कर इस प्रेत योनि से छुटकारा पाना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया। अगले ही पल युवती तैरकर नदी के तट पर पहुंची। क्योंकि मैं मानव योनि में मिल चुकी है, इसलिए मुझे राजा जयवर्धन से अपना बदला लेना चाहिए। और वह सूर्यगढ़ की ओर चल दी। सूर्यगढ़ के दरबार में पहुंचने पर महाराज, एक फरियाद लेकर आपके पास आई। कहो तुम्हारी क्या फरियाद है? महाराज, मैं अनाथ बेसहारा युवती हूँ, मेरा नाम रत्ना है, मैं अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज, क्या मतलब? महाराज, मतलब सीधा साधा है, शरण में लेने का मतलब है मैं आपसे विवाह कर दीजिए। क्या?
हाँ महाराज, मैं बेसहारा हूँ। इस आयु में इधर उधर भटकी हुई लोग आपके ऊपर उंगली उठा कर कहेंगे राजा जयवर्धन ने राजा जयवर्धन के राज्य की लड़की इस राह पर चल रही है कि उसकी बदनामी आपकी मैं अन्याय किस गलत राह पर चलूं? इससे आपकी बदनामी है, इससे पहले कि मैं अनैथ गलत राह पर चलूं, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा जमीन सुधार दीजिए महाराज, मेरी यह फरियाद है। उन जयवर्धन नवलदेव अब कब की मर चुकी है, इसलिए दूसरा ब्याह करना ही रत्ना क्या बुराई है? सौंदर्य में किसी राजकुमारी से कम नहीं है। सोचकर ठीक है रत्ना, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। और उसी देर जयवर्धन ने रत्ना से विवाह कर लिया। महाराज, आपने मुझ पर अन्यथा का जीवन स्रोव कर दिया, मैं बहुत उपकार है। उपकार कैसा भला? जैसा रत्ना भला हम क्या कह पाते हैं? उपकार कैसा रत्ना? तुम जैसे रत्न को हम भला कहाँ से पाते? कुछ दिन बीतने पर महाराज, खुशखबरी है, मैं गर्भ से हूँ। क्या? ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। और उचित समय पर रत्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, महारानी रत्ना पुत्र को जन्म दिया हो। जाइए महाराज, पुत्र को ले आइए। और दूसरी ओर गुप्त रास्ते से जाती रत्ना सोच रही थी, मैं अपने पुत्र के योग में राजा जयवर्धन को तड़पा कर मेरे तप के कलेजे को ठंडक मिलेगी। और जयवर्धन कक्ष में पहुंचा। ओह, रत्ना तो यहाँ नहीं है। नवजात शत्रु दोनों कहाँ गए? और दूसरे और महल में वो यह पत्र कैसा? राजा जयवर्धन, आपने अपनी रानी नवदेव का परित्याग किया, इसलिए आज मैं आपके पुत्र सहित आपका परित्याग कर रही हूँ। रानी रत्ना, ओह रत्ना, तुमने यह क्या किया? कहाँ चली गई तुम? मेरे पुत्र को मुझसे दूर तुम्हारा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और आखिर नवलदेव रत्ना को आपस में क्या संबंध था? उधर रत्ना सुरंग से बाहर निकली, सूर्योदय से बहुत दूर निकल आई और रत्ना वन में एक मारन ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि, मुझे दुखियारी को क्या आपके आश्रम में आश्रय मिलेगा? क्यों नहीं बेटी? तब ठीक है ऋषिवर, यह आश्रम के द्वार पर से मैं कुटिया बना लूँगी। यहाँ जो भी हमारे आश्रम के अंदर रह सकती हो बेटी। नहीं ऋषिवर, मुझे आपकी औलाद नहीं ऋषिवर, मुझे अपनी औलाद नहीं बोलनी चाहिए, औकात नहीं बोलनी चाहिए। आपके आश्रम में प्रवेश वर्जित है, इसलिए आश्रम के बाहर कुटिया बना लूँगी। ओह, यह बात है। और रत्ना उसी समय कुटिया बनाने में जुट गई और सांझ होते होते कुटिया बनकर खड़ी हो गई। बेटी, तुम तो बहुत परिश्रमी हो। रात्रि होने पर आओ सुमंगल, तुम एक दृश्य दिखाता हूँ। और माकंड ने पत्नी के साथ कुटिया में प्रवेश किया। वह दृश्य देखा सुमंगला ने। क्या विशेषता है दृश्य में? बड़ी सीधी सारी सरल दृश्य है। एक बच्चा अपनी माता ममता मई बगल में गहरी नींद सो रहा है। तुम्हें गौर से नहीं देखा ऊँचा। बच्चे की माँ इस समय मृत पड़ी है क्या? और सुंगचा ने जरा एक गोल चक्कर को देखा, जिसकी गोल चक्कर में अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। ऐसा कैसे स्वामी? इस चक्कर में एक प्रीतनी का बनाया है सुमंगा। प्रीतनी ने? मंगला, मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बताता हूँ, सुनो। रत्ना के शरीर में प्रीतनी का वास है। यह आप कैसे कह सकते हैं स्वामी? तब मार्कंड ऋषि ने सुमंगला के विस्तार राजकुमारी नवलदेव के विषय में बताया। लेकिन आपने यह कैसे जानकारी
स्वामी रत्ना के शरीर में नवलदे का प्रेत है। आज रत्ना ने आकर आश्रम की कुटिया बनाने की जिद की। तब मैं चौंका था। साधारण मनुष्य रहित आश्रम में रहने की तैयारी हो जाता। चूंकि रत्ना के शरीर पर इतनी का वास था, इसलिए वह आश्रम में पवित्र भला कैसे आ सकती थी। ओह, यह सब मैंने योग बल से जान लिया। और इस सुरक्षा चक्र में रत्ना और बच्चे के शरीर के चारों ओर खिला प्रेतनी ने सुंदरगढ़ की ओर गई है। वह किस लिए स्वामी? वह एक प्रेत शक्ति का प्रयोग करके राजा जयवर्धन को सारा खजाना चुरा कर लाना चाहती है। अच्छा, वह प्रतिशोध की ज्वाला में बुरी तरह जल रही है, इसलिए जयवर्धन पूरी तरह कंगाल कर देना चाहती है। स्वामी, जब आप योग बल से सब कुछ पता लगा चुके थे, तो आपने नवलदे की प्रेतनी को सूर्यगढ़ जाने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि योग बल के द्वारा जयवर्धन ने का भाग्य का पता लगा चुका हूँ। उसके भाग्य में कंगाल होकर दर दर ठोकर खाने लिखा है तब भाग्य के लिखे वो कैसे टाल सकता हूँ? बोला। ओह, यह बात थी। सुमंगला और नवलदे की प्रेतनी यहाँ आकर रत्ना के शरीर में प्रवेश कर ले तो वह यह बात जाहिर नहीं होने देना कि हमें उसका भेद जान गए। ठीक है स्वामी। और उधर सूर्यगढ़ में न जाने मेरे पुत्र के साथ रत्ना इस समय कहाँ भटक रही होगी। दुख के साथ आंखें भर आई। और दूसरी ओर खजाने को नवलदे की प्रेत ढो ढोकर खजाना ले जा रही थी। और खजाना ले जाकर नवलदे एक गुफा में रखती जा रही थी। सिर दी उसने सूर्यगढ़ का तमाम खजाना खाली कर दिया। अब मैं जयवर्धन को खाली खजाना देखेगा तो गस खा कर पड़ जाएगा। और वह उड़कर रत्ना की कुटिया में आ गई और रत्ना के शरीर में समा गई। और अगले दिन मैं एक विशेष कार्य से सूर्यगढ़ जा रही हूँ। आप मेरे लौटने तक मेरे पुत्र की देखभाल करोगे क्यों नहीं बेटी? और अपने पुत्र को सुमंगला के सौंप कर रत्ना उस समय सूर्यगढ़ की ओर चल दी। जब वह सूर्यगढ़ के दरबार में पहुंची, महारानी रत्ना, तुम कहाँ चली गई? हमारा पुत्र कहाँ है? मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा और मेरे पुत्र का नाम। महारानी जी, आप महाराज के विरुद्ध ऐसे अपशब्द क्यों कह रही है? श्रीदय राजगुरु, आप जाने इस धूर्त राजा का पड़यंत्र? हाँ राजगुरु, इसने प्रजा के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर राजखाने में जमा किया है। उस धन को राज्य से दूर ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया है। यह क्या कह रही हैं महारानी? चुप रहो और प्रजा के सामने मुझे अपनी बात कहने दो। ओह, पता नहीं आज क्या हो गया है। महारानी जी, आपका कथन सत्य है, कोई प्रमाण दे सकती हैं? क्यों नहीं, आप अभी चलकर खाली खजाने को देख सकते हैं। और सभी लोग रत्ना के साथ खजाने की ओर चल पड़े। वो राज खजाने का ताला खोल दिएगा। ओह, खजाना खाली है, सचमुच खजाना खाली है। देखो आपने कैसा स्वार्थी राजा है। जैसे ही इसकी करतूत का पता लगा, मैंने अपने पुत्र के साथ सूर्यगढ़ से दूर चली गई। यह सोचा कि राजा का पड़यंत्र का बांडा फोड़ सूर्यगढ़ के प्रजा के सामने होना चाहिए। इसी ख्याल से आज यहाँ आई हूँ। यह आपने बहुत अच्छा किया महारानी जी, वरना हमारी आंखें के सामने सच्चाई कभी ना आती। यह सब झूठ है। मैंने खजाना की एक पाई भी कहीं नहीं छिपाई है। उतड़ाक सब कुछ यहाँ से गायब कर देने पर भी साफ झूठ बोल रहा है। धिक्कार है तुम जैसे राजा पर के ऊपर। इस मक्कार की सज़ा करतूत
इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। तड़ाक। एक देशद्रोही की यही उचित सज़ा है। और सिर दी जयवर्धन ने प्रणाम रखकर उड़ गए। महारानी जी, राज सिंहासन खाली हो चुका है, इसलिए आपसे प्रार्थना है आप इसकी जिम्मेवारी संभाल ले। आपकी आज्ञा शर्मा थे पर। और रत्ना उसी समय आश्रम पहुंची। ऋषिवर कृपा आश्रम का द्वार पर आइए। और सिद्धि मार्कंड ऋषिवर को पत्नी शकुंतला आश्रम के बाहर आए। आ गई बेटी तुम? हाँ ऋषिवर, आपसे विदा लेने आई हूँ। क्या मतलब? माँ, मैंने आप लोगों को अपने विषय में नहीं बताया, आज बताती हूँ। मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी रत्ना हूँ। क्या? हाँ, यही सच है। सूर्यगढ़ के राजा का देहांत हो चुका है, इसलिए मुझे अपने पुत्र के साथ सूर्यगढ़ लौटना होगा। ठीक है बेटी, हम तुम्हारे नहीं रोकेंगे। और सुमंगला ने पुत्र को लेकर उन्हें प्रणाम कर रत्ना वहाँ से चल दी। आखिर नवलदेव ने जयवर्धन से अपना बदला ले लिया और सूर्यगढ़ में पहुंचकर उसने अपने नवजात पुत्र को राज्याभिषेक कराया। तब सेवकों के द्वारा वन में स्थित गुफा में रखा खजाना रत्ना ने सूर्यगढ़ वापस मंगवाया। और तत्पश्चात जब तक नन्हे महाराज सहित राजपद संभालने के योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं दाम्पत्य निभाऊंगी। और अगले दिन, मेरे बच्चे, तेरे कारण अब मुझे दूसरे शरीर में रहकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। प्रतिशोध पूरा होते के बाद मैंने यह शरीर त्याग देती। और कई वर्ष बीत गए। नन्हा रोहित बड़ा हुआ और कुछ वर्ष बीते। रोहित युवराज हो गया है, क्यों न इसका ब्याह बंधन में बांध कर शरीर त्याग दूं। और उचित राजकुमारी की तलाश ने उसने रोहित का विवाह धूमधाम से कराया। सदा सुखी रहे मेरे बच्चे। और फिर रोहित अब राजपद संभालने योग्य हो गया, इसलिए आज से राजकाज यही देखेगा। राजा रोहित वर्मन की जय। राजा रोहित वर्मन अमर रहे। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और अगले दिन, ओह रानी माँ सुरक्षित आ रही? नहीं माँ। और नवलदेव ने प्रेत योनि से रत्ना का शरीर छोड़कर आकाश में उड़ गई। भू। और रत्ना का शव राजकीय परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। और उधर आकाश मार्ग में नवलदेव की पत्नी प्रेतनी की भेंट जयवर्धन प्रेत से हुई। कहो जयवर्धन, मेरा प्रतिशोध कैसा रहा? मैं तुमसे हार गया। तुमने प्रतिशोध लेकर मुझे इस योनि में पहुंचा दिया। और अंतकाल दोनों प्रेत योनियों के शून्य में भटकते रहे, तब उन्हें जाकर कहीं मानव जीवन प्राप्त हुआ। समाप्त दोस्तों।